अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एम राहत चैनल में। आज हम थोरोली एनालाइज करने जा रहे हैं रीसेंट जो डिबेट चल रही है GF-17 थंडर ब्लॉक 3 के इंडक्शन के हवाले से। कुछ लोगों के नज़दीक इसे इंडक्ट किया जा चुका है, जबकि कुछ लोगों के नज़दीक इसकी इंडक्शन सेरेमनी की तस्वीर या वीडियो क्यों नहीं अभी तक मंजर-ए-आम पर आई। और उसके अलावा इंडियन साइड पर मुख्तलिफ ओसेंट्स ये कह रहे हैं कि रशिया ने RD-93 इंजन्स की जो फ्राहमी या पाकिस्तान को वो रोक दी है। अब ये तो एक बहुत बड़ी रेवलेशन हो चुकी है इंडियन साइड पर, इस पर भी बात करते हैं। और उसके अलावा एक पाकिस्तानियों के जहन में कंसर्न है कि अभी तक PL-15 की तस्वीर JF-17 के साथ क्यों नहीं नज़र आई। यही दुनिया में दुख लेकर बैठ चुका है पाकिस्तानियों को। तो इस पर बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमारी वीडियोज़ को और शेयर कीजिएगा। GF-17 थंडर के बारे में पाकिस्तान एयरफोर्स के इंटरनल सोर्सेज के मुताबिक मार्च के शुरू में इसकी इंडक्शन की जानी है। ये बात कंफर्म हो चुकी है, मतलब कि इस माह के शुरू में इसकी इंडक्शन कर दी जाएगी। इसे पाकिस्तान एयरफोर्स के स्क्वाड्रंस में शिफ्ट कर दिया जाएगा, मतलब ऑपरेशनल यूज़ में ले आया जाएगा पब्लिकली। तो उसी दौरान एक तस्वीर निकलकर सामने आती है जिस पर हम JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का एक यूनिट देखते हैं और इस पर नंबर 16 स्क्वाड्रन ब्लैक पैंथर्स की मार्किंग देखते हैं। यहाँ मैं वाजे कर दूं, कभी भी उस एयरक्राफ्ट की टेल पर आप मार्किंग नहीं देखेंगे जो इंडक्ट ना हो चुका हो। तो इससे ये चीज़ वाजे होती है कि JF-17 थंडर के जो इनिशियल यूनिट्स हैं ना, वो पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा बन चुके हैं। इससे पहले भी मैं वाजे तौर पर ये कह चुका था कि पाकिस्तान एयरफोर्स के थंडर्स ब्लॉक 3 पाकिस्तान एयरफोर्स में फ्लाई कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि हर जगह पब्लिक इंडक्शन के लिए वो तस्वीर आपको दिखाई जाएँ या एक बाकायदा सेरेमनी हो। उसकी ज़ाहिर बात है बहुत सी रीज़न्स होती हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स अगर कुछ वजूहात की बुनियाद पर अभी नहीं करना चाह रही या अभी वो वीडियोस मंजर यहाँ पर नहीं लेकर आना चाह रही, रिलीज़ नहीं करना चाह रही, तो उसकी कुछ रीज़न्स होंगी। लेकिन मैं यहाँ दोबारा वाज़े तौर पर कहना चाहता हूँ कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के इनिशियल यूनिट्स को नंबर 16 स्क्वाड्रन ब्लैक पैंथर्स में इंडक्ट किया जा चुका है। JF-17 ब्लॉक 3 पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा बन चुका है। सो यहाँ अब किसी किस्म का बहाम नहीं होना चाहिए। आने वाले वक्त में पाकिस्तान एयरफोर्स अगर बेहतर समझेगी तो इसकी इंडक्शन सेरेमनी की वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आ जाएगी या उसे रिलीज़ किया जाएगा। ये अब एयरफोर्स की मर्ज़ी है। और यहाँ एक गलत फहमी का इजाला करता चलूँ, इससे पिछली वीडियो में मैं गलती से ही स्लिप ऑफ टंग होगी मुझसे, मैंने ये कह दिया कि पेशावर एयरबेस पर नंबर 16 स्क्वाड्रन प्लेस्ड है। बेसिकली ये मिन्हास एयरबेस जहाँ कामरा मौजूद है, यानी कि ये भी नॉर्थर्न एयर कमांड के अंडर ही आता है। तो कामरा एयरबेस पर मौजूद है नंबर 16 स्क्वाड्रन हमारा। उसके बाद अब हम इंडियन कंसर्न्स की तरफ आ जाते हैं। इंडियन मुख्तलिफ ओसेंट साइट्स ये कह रही हैं कि रशिया ने RD-93 इंजन्स की जो फ्राहमी है वो हाल्ट कर दी है पाकिस्तान को। अब बज़ाहिर ये इंडियन एक कंसर्न है। इससे पहले इंडियन सोर्सेज के मुताबिक JF-17 के इंजन्स में दरारें पड़ जाती हैं और JF-17 थंडर सुपरसोनिक नहीं जा सकता। JF-17 थंडर लेट जाए तो उससे खड़ा नहीं होया जाता। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इंडियन सोर्सेज से पहले कहते रहे हैं। इनके नज़दीक पाकिस्तान के जो भी वेपन्स हैं उनके पुर्जे नहीं मिलते, पता नहीं हम सोडी गली से लेकर आते हैं वेपन्स। खैर वो अलग बात है कि खुद जिस इंडियन सोर्स ने ये हमें खबर दी है, खुद उसे ये भी नहीं पता कि इसमें जो इंजन यूज़ होता है वो RD-93 है, ना कि R-93। तकरीबन 4 से 5 दिन पहले ये सारा एक नैरेटिव बनाया गया कि पाकिस्तान एयरफोर्स के थंडर ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट, उनके लिए जो RD-93 इंजन आने थे उन्हें रोक दिया गया है या उनकी डिलीवरीज को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया गया है, रशिया की तरफ से कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन 2 से 3 दिन बाद ही ब्लॉक 3 की हमारे सामने पहली तस्वीर आ गई जिसमें इस पर एक टेल मार्किंग है एक प्योर फाइटर स्क्वाड्रन की, मतलब कि पाकिस्तान एयरफोर्स में इंडक्ट हो चुका है, ऑपरेशनल हो चुका है। तो उससे ही प्रोपेगेंडा टोटली ख़त्म हो जाता है। अगर हमारे पास इंजन्स ना होते तो क्या JF-17 ब्लॉक 3 पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा होने थे? ये एक सिंपल सी लॉजिक, और मुझे ये नहीं समझ आ रही क्यों इंडियन साइड के ओसेंट्स अभी भी इस बात पर मुज़र हैं कि कोई RD-93 इंजन की कोई कमी हो गई है या कोई उनको कैंसिल कर दिया है। रशिया तो खुद इस वक्त पैसों की तलाश में है। वो बेवकूफ़ है रशिया के, वो इस तरह पाकिस्तान को या चाइना के थ्रू वो जो पाकिस्तान को सप्लाई करता है ये इंजन्स वो रोकेगा और अपना जो एक आमदन उसे आ रही है वो उसे ख़त्म करेगा। और दूसरी बात, अब ये तमाम बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं बनता, क्योंकि पाकिस्तान रशिया के जो ताल्लुकात हैं इनमें अगर आप पिछले कुछ सालों को देखें तो बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है चाइना की वजह से। चाइना एक थर्ड पार्टी है हम दोनों कंट्रीज़ में, सो उस वजह से पाकिस्तान और रशिया के जो आपसी मामलात थे, रिलेशनशिप थे, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुए हैं। तो ये जो JF-17 थंडर के इंजन से रिलेटेड चीज़ है ये टोटली फेक है। हाँ, हो सकता है पाकिस्तान ने अभी इसके जो इनिशियल बैच है इसमें RD-93 इंजन को यूज़ किया है। आने वाले ब्लॉक में
हम WS-13 इंजन्स को देख सकते हैं। ये पाकिस्तान एयरफोर्स पर मुनहसर होगा। बहरहाल मैं यह वाज़ेह करता चलूँ, एज़ बीइंग एन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इसका जो थ्रस्ट टू वेट रेशो है वो 0.95 है, और यही थ्रस्ट टू वेट रेशो तेजस MK-1A का भी है, होगा, मतलब कि अगर बन गया तेजस MK-1A तो। और जैस 39 ग्रिपन का जो सी वर्जन है उसका भी थ्रस्ट टू वेट रेशो 0.95 है। तो वो जो एक प्रोपेगेंडा है ना कि इसका इंजन अंडर पावर है, वो पूरी पावर नहीं प्रोवाइड कर रहा है, ये सब झूठ है। थ्रस्ट टू वेट रेशो बेसिकली देखनी होती है, वो थ्रस्ट टू वेट रेशो इसकी उतनी है जितनी दुनिया के बाकी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की होती है, तो वो पावर का कोई इशू नहीं है इसमें। दूसरा, उसके बाद PL-15 के मुतल्लिका बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं। मैं आपको यहाँ एक तस्वीर दिखाता हूँ, ये आप तस्वीर देख सकते हैं। ये तस्वीर बेसिकली जब जब थंडर ब्लॉक 3 के टैक्सी टेस्ट हुए थे कामरा में, तब ये तस्वीर उस वक्त ऑफिशियल बैच पर और ऑफिशियल पोस्टर पर ये तस्वीर थी। इसमें JF-17 थंडर ने PL-15 मिसाइल्स को कैरी किया हुआ है, एक 3D रेंडरिंग है। ये इस बात को ऑब्वियसली सपोर्ट करती है कि हमें आने वाले वक्त में PL-10 और PL-15 जैसे मिसाइल्स JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पर देखने को मिलेंगे। और ये ऐसा नहीं होता कि अगर एक कैपेबिलिटी है तो उसको बस दिखा के और पब्लिक के सामने उसकी पूरी PR की जाती है। कुछ चीज़ें होती हैं वो पब्लिक के सामने बिल्कुल एकदम ला के नहीं रखती जाती, आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों को रिवील किया जाता है। और PL-10 मिसाइल्स को हम इससे पहले ही JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पर माउंटेड देख चुके हैं, और PL-15 भी आने वाले वक्त में आप थंडर ब्लॉक 3 पर लगे हुए देखेंगे। लेकिन SD-10 मिसाइल के भी कुछ अपग्रेडेड वर्जन्स चाइना बना रहा है, और SD-10 के कुछ ऐसे वर्जन होंगे जो कि रैमजेट पावर्ड होंगे, जैसे राफेल एयरक्राफ्ट का मीटियोर मिसाइल रैमजेट पावर्ड है, इसी तरह SD-10 का C वर्जन जो है वो रैमजेट पावर्ड कहा जा रहा है। तो हम PL-15 के साथ साथ जो SD-10 के अपग्रेडेड वेरिएंट्स हैं उन्हें भी यूज़ करेंगे। इसके सेंसर्स इसे इतना स्ट्रॉन्ग एयरक्राफ्ट बनाते हैं कि ये एक 4th+ जनरेशन की कैटेगरी में आता है। ये है एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होते हुए जो वीकनेसेस होती हैं वो इसमें कैरी होंगी। वो जितने भी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है दुनिया के, उन सब में वो वीकनेस होती हैं, जैसे कि थ्रस्ट टू वेट रेशियो एक हद तक नीचे होता है, जैसे तेजस में भी, जैस 39 ग्रिपन में, थंडर में, FA-50 में ये एक इशूज़ होते हैं। ये छोटे एयरक्राफ्ट होते हैं, इनका एयर फ्रेम छोटा होता है, ये कम वेपन्स कैरी कर सकते हैं। ये जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होते हैं इनका बेसिक ये मसाइल होते हैं। लेकिन थंडर ब्लॉक 3 को देखा जाए तो ये हमारे F-16 जितने ही मिसाइल कैरी करता है। जो हमारे F-16 हैं वो भी 4 BVR मिसाइल कैरी कर सकते हैं। हमारे जो JF-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 थे वो मैक्सिमम 2 BVR मिसाइल कैरी कर सकते थे, जो उनकी बड़ी कमज़ोरी समझी जाती थी। और इस चीज़ को पाकिस्तानी पायलट ने हशकिट को इंटरव्यू देते हुए भी बयान किया था। लेकिन जो हमारा ब्लॉक 3 है ये एक वक्त में 4 BVR मिसाइल कैरी कर सकता है, मतलब F-16 जितना पेलोड कैरी करता है एयर टू एयर डोमेन में। सो इससे आपको ब्लॉक 3 के स्टैंडर्ड का अंदाज़ा हो जाएगा। इसमें आपको ऐसे सेंसर्स और ऐसे गैजेट्स मिलेंगे जो हमारे F-16 में है ही नहीं। एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार, आपको नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, रडार वार्निंग रिसीवर इसमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट आपको देखने को मिलेगा जो कि हमारे F-16 में नहीं है। सो आप इसे इंटरनली या सेंसर वाइज F-16 से कई गुना बेहतर एयरक्राफ्ट कह सकते हैं। सो ये एक एनालिसिस था, और उम्मीद करता हूँ इससे आपको ब्लॉक 3 की एक पोटेंशियल का, और उसके अलावा इसके बारे में जो मुख्तलिफ मिथ बनाई जा रही हैं और मुख्तलिफ जो एक मिसकंसेप्शन की फ़ज़ा पैदा की जा रही है उसके बारे में भी आगाही आपको मिली होगी। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।